हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन सिटी स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। टॉपिक हमारा है सारणिक। इससे पहले हमने मैट्रिक्स की थी। मैट्रिक्स का ही आगे रूप आपके पास डिटरमाइंड है सारणिक। ठीक है, सबसे पहले सारणिक की परिभाषा। क्या परिभाषा में होता है कि माना कोई ए बराबर आई ऑफ ए जे। मैट्रिक्स में भी ए बराबर कोष्टक ए आई जे था, इसमें भी है। दोनों में फर्क क्या है देख लो। मैट्रिक्स की परिभाषा में आपके पास एलिमेंट या उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था 2 into 3, 3 into 2, 2 into 2 और 3 into 3। बट सारणी के अंदर इसका ऑर्डर ऑलवेज सदैव एक वर्ग के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? वर्ग मैट्रिक्स आपके पास आएगी। कैसे वर्ग का मतलब सेम पंक्ति और सेम ऑर्डर आएगा। जैसे 2 into 2, 3 into 3 और 1 into 1 भी आती है इसमें। ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 into 3 तक ही है, 4 into 4 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सारणी की परिभाषा के हम तो यदि ए बराबर आई जे एक वर्ग मैट्रिक्स हो, क्या हो? एक वर्ग मैट्रिक्स हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सारणिक। इसको प्रदर्शित या शो करने का तरीका मॉड ऑफ ए या और डिटरमाइंड ऑफ ए या इसको डेल से भी शो करते हैं। मतलब इनको प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले 1 into 1 की। 1 into 1 की देखो, 1 into 1 में क्या होता है आपके पास कि a बराबर 1 into 1, इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही कॉलम है। 2 into 2 की a बराबर 2, 3, 4, 5। देखो एक मैट्रिक्स। अब इसके अंदर देखो पंक्ति कितनी, रो 1 रो सेकेंड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। इसका मतलब ये 2 into 2 की, इसके अंदर दो ही पंक्ति है, रो है, और दो ही क्या है? कॉलम है। ठीक है, और 3 into 3 की देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो इसके अंदर तीन पंक्ति हैं, R1 R2 R3, C1 C2 C3। देखो तीन इधर कॉलम है, तीन इधर रो है। इसका मतलब 3 into 3 का। ये तो परमानेंटली हो गए कि डिटरमाइंड के अंदर हमेशा वर्ग मैट्रिक्स आएगी, या तो 1 into 1 की, 2 into 2 की या 3 into 3 की, जो कि 4 into 4 की सिलेबस में नहीं है हमारे। ठीक है, अब बात आती है कि इसका दोनों मैट्रिक्स और डिटरमाइंड में यानी सारणिक में डिफरेंट क्या होता है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक बार, ताकि दोनों में डिफरेंट पता चल जाए कि दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स और डिटरमाइंड ऑफ डिटरमाइंड यानी डेल है, या इसको मॉड ऑफ ए से शो कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। संख्यात्मक मान नहीं होता है मतलब इसके अंदर आप पर्टिकुलर एक वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, जबकि इसके अंदर संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान मतलब जैसे आप किसी इसको सोल्व करोगे, सरल करोगे, तो एक ही वैल्यू आएगी। जैसे 25, 28, 5, -25, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, एक परमानेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर पूरी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कराने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती? 0। बट सारणी के अंदर क्या है? किसी एक पंक्ति यानी रो या स्तंभ को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका मतलब जैसे एक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओनली पर एक ही पंक्ति या कॉलम 0 होंगे, सारे नहीं होंगे। बट मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाते हैं? सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर आपके पास यदि आप कॉलम और रो को इंटरचेंज मतलब एक दूसरे में परिवर्तित करते हो तो उसका पूर्ण रूप से वैल्यू चेंज हो जाती है। बट इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। आप चाहे कॉलम को रो या कॉलम को बनाओ, उसका मान क्या रहता है? सेम रहता है। ये दोनों में क्या था? डिफरेंट था। चलो आज हम
सारणी के अंदर क्या होता है, सारणी का मान ज्ञात करना सीख लेते हैं। सारणी का मान ज्ञात करना, आपके पास सारणी दे रखी है, उसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 क्या होता है उसका कैसे मान ज्ञात करेंगे, 3 इंटू 3 का कैसे मान ज्ञात करेंगे। 1 इंटू 1 में तो क्या होता है कि वो वापस क्या आ जाती है, सेम ही आ जाती है। ठीक है, चलो आज मान ज्ञात करने पहले सीखते हैं। ये ध्यान रख लेना आप कि जिसको मैट्रिक्स आएगी उसको डिटरमाइन आराम से समझ में आ जाएगी। डिटरमाइन के बाद एक और आएगी एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 5। तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब जिसको फर्स्ट आ गया सेकंड आ जाएगा, जिसको सेकंड आ गया उसको थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सारणी का मान ज्ञात करना, ऐसे मैं मन से ले रहा हूं। ठीक है, सारणी का मान ज्ञात करना कैसे करते हैं, जैसे आपके पास 5 2 3 1 क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। इसको हमको मान निकालना है, इसका मतलब वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इन 2 इंटू 2 में हो, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, निकाल लो क्या हो गया 5 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। इसको आप देखो डिटरमाइंड ऑफ ए से भी शो करते हैं, इसकी वैल्यू को डेल से भी शो करते हैं और इसको मोड ऑफ ए से भी शो करते हैं। तो इस सारणिक या इसको मैं कह सकता हूं ए बराबर, इस ए की वैल्यू क्या हो गई -1, क्या हो गई -1, एक पर्टिकुलर देखो संख्यात्मक मान है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2 इंटू 2 का है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किस में करते हैं, 2 इंटू 2 में। अब 3 इंटू 3 की देखो, ए बराबर 1 5 3 2 7 8 5 4 9, ये आपके पास क्या है 3 इंटू 3 की। अब इसका भी एक संख्यात्मक मान निकालना है। तो देखो इसमें संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए देखो ये क्या है रो, ये क्या है कॉलम। संख्यात्मक मान के लिए सारणी के अंदर आप किसी भी रो के सापेक्ष या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रचार कर सकते हो, मतलब खोल सकते हो। तो मान क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं R1, इसको R1 कह रहा हूं, R1 के सापेक्ष खोल रहा हूं, किसके R1 के सापेक्ष। R1 आपके पास क्या है 1 5 3। तो देखो a बराबर पहली संख्या को मैंने लिख दी। अब इसके साथ एक यहाँ कोई मान आएगा तो इसके सीध में पंक्ति को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो। इसका मतलब इसको मैंने छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, जो पीछे क्या बचा वो चीज लिखो। क्या बचा 7 8 4 9, इसका मतलब 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बची। अब 1 आ गया, 1 के बाद कौन आएगा 5। तो ये ध्यान रखना कि पहला प्लस का दूसरा किसका होता है माइनस का। अब इसके भी सापेक्ष पंक्ति को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, इसका मतलब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, पीछे क्या बचा 2 8 5 9 बचा कि नहीं बचा। अब थर्ड प्लस थर्ड, अब देखो इसके भी सापेक्ष किसको रो को छोड़ दो और कॉलम को छोड़ दो, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ दे, पीछे क्या बचा 2 7 5 4। ये बात होती है। आप चाहे कॉलम के सापेक्ष खोलो चाहे रो के सापेक्ष खोलो, मान वही आना है लास्ट में। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 तो बार पड़ा है, अभी आपने 2 इंटू 2 का ऑर्डर सॉल्व किया था, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। क्या हो गया 7 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 8, ये माइनस का 5, इसको भी सॉल्व करो वापस, क्या बनेगा 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 7, ये बनेगा। अब सॉल्व करो इसको, 1 तो बार पड़ा है तो इसको मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या आएगा सेम ही आएगा। तो ये कितना हो गए 63, ये कितने हो गए 32, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस सेम आ जाएगा -5, ये कितना हो गए 18 और ये कितना हो गए 40 प्लस 3 कितना हो गए 8 और 35 35, ये हो गया। चलो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3 -5 कितना बचेगा 18 दूना 36, 18 और 4 22, माइनस के 22 बचे,
और प्लस 3 35 किए तो माइनस के 27 बचे। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं, आगे क्या बनेगा 31 31 पड़ा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो गया 22 × 5 110। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 27 × 3 81 81। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 141 माइनस 81, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा कितना 14, 14 में से 8 के पीछे बचे 6 60, तो इसका मान क्या हो गया 60। इसको मैं डेल से शो कर सकता हूँ, ए से कर सकता हूँ ओनली फॉर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए से, इनकी वैल्यू क्या हो गई, एक संख्यात्मक मान क्या हो गया 60 हो गया। ये ऐसे होता है शॉर्ट। इसका मतलब ये दोनों आपको सरल करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा संख्यात्मक मान ही काम आएगा आपके पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे नया टॉपिक है आपके पास, एक है उप सारणिक और एक है सखंड। दो देखो, उप सारणिक और एक है सखंड, इसको कोफैक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उप सारणी की बात करते हैं। आपने एसएसटी के अंदर बहुत सारा पढ़ा होगा, 10th तक एक आपके पास मेन टॉपिक होता था, उसके सबसेट मतलब छोटे छोटे टॉपिक होते थे भाई। जैसे ले लिया आपके पास भारत की नदियां के अंदर आप अलग अलग नदियां पढ़ते थे। एक नदी के बारे में पढ़ने के बाद चंबल पढ़ ली, फिर नर्मदा पढ़ते थे, फिर अलग अलग पढ़ते थे। इसमें भी आपके पास एक है सारणिक। सारणिक के अंदर क्या है उप सारणिक। जैसे देखो 3 × 3 के अंदर होती है मेन, जैसे मैंने ले लिया ABCDEF GHI। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ए की उप सारणिक लिखे, किसकी ए की उप सारणिक लिखे। ठीक है, इसका मतलब ए का सबसेट लिखना है। इसका मतलब इसके सामने वाले पंक्ति, इसके सामने वाले कॉलम को छोड़ दो, जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है EFHI। इसका मतलब ये किसकी हो गई ए की उप सारणिक हो गई। ठीक है, मैंने कह दिया ई की सारणी उप सारणिक लिखे, किसकी ई की। अब ई की लिखनी है तो इसके सापेक्ष इसको पंक्ति को छोड़ दो, इसके सापेक्ष कॉलम को छोड़ दो, तो ये पंक्ति छूट गई, ये कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचेगा पीछे, तो ये छूट जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बचा ACGI। कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोल दिया आई की उप सारणिक लिखे, ये रहा आई, रो को छोड़ दो कॉलम को छोड़ दो, इसका मतलब इन दोनों छूट जाएंगे, तो पीछे क्या बचा आपके पास ABDE। ये क्या होती है उप सारणिक होती है। ठीक है, अब आता है कोफैक्टर। मेन हमारे पास यही काम आएगा। ठीक है, कोफैक्टर ही काम आएगा, सबसे ज्यादा सखंड काम आएगा। अब देखो सखंड को ज्ञात करने का तरीका, सखंड। ठीक है, कोफैक्टर में हमेशा -1 की पावर i + j, और यहाँ होती है उप सारणिक। उप सारणिक में लिख सकता हूँ, एक बार उप सारणिक ही लिख देता हूँ। ठीक, उप सारणिक। अब i और j उसकी पोजीशन, स्थिति में क्या होता है उसकी पंक्ति और इस ये कॉलम, इन दोनों का सम करके इसका -1 का होल स्क्वायर करना। ठीक है, तो अब आपके पास देखो कोई मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, यही ले लेता है एक छोटा सा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, पहले 2 × 2 की लेती है, छोटी है। अब देखो एक को मेरे को उप सारणिक निकालने, क्या निकलेगी एक की 4 आएगी, तो पहले मैं लिख लेता हूँ एक की उप सारणिक क्या होगी 4, 2 की क्या होगी, इसको छोड़ो 3, फिर 3 की उप सारणिक क्या होगी, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, 3 की, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो 2, और 4 की, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो 1, ये बनेगी उप सारणिक।
अब आपके पास क्या निकालना है, उप सारणिक से अब कोफैक्टर निकालना, मतलब शाखंड निकालना है, शाखंड निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, अब मैं a11 इसकी मतलब पोजीशन क्या है, a11 इसकी 1 2 इसकी 2 1 ये 2 2 1 1 का निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, ठीक है। 1 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, उसकी क्या आएगी -1 की पावर i और j, i क्या है 1, j क्या है 1, 1 + 1 और यहाँ क्या आएगा उप सारणिक। तो अब 1 की उप सारणिक क्या है, देखो 4, यहाँ आ जाएगा 4। अब इसकी -1 की पावर 2 4, -1 की पावर 2 + 1 × 4 तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है 1 2 की, 1 2 की निकालनी है तो -1। अब देखो i की वैल्यू क्या है और ये किसकी वैल्यू है j की, तो 1 + 2। अब इसके साथ क्या आएगी उप सारणिक, इसका मतलब a11 2 की उप सारणिक क्या है 3 से मल्टीप्लाई करा लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और ये 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3। अब किसकी वैल्यू आती है 2 1 की, -1 की पावर 2 + 1। अब इसकी उप सारणिक क्या है 3 की 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और ये क्या हो गया 2 तो -2। आगे देखो पीछे कौन बचा 2 2 2 2, इसका मतलब i की वैल्यू और j की वैल्यू दोनों क्या है 2 2 है, -1 की पावर 2 + 2 यहाँ क्या आएगा उप सारणिक क्या है 1, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1। अब मेरे पास कोफैक्टर में वापस सेट करूँ तो क्या हो जाएगा 4 3 -2 और 1, ये इसका क्या हो गया कोफैक्टर हो गए, ठीक है। चलो ये आपके पास हो गए। अब देखो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। उसके अंदर कुछ संख्यात्मक मान ज्ञात करने हैं, आपके पास दे रखे हैं और संख्यात्मक मान ज्ञात करने हैं। ये आप ध्यान कर लेना, सारणी के अंदर हमेशा वर्ग मैट्रिक्स आएगी 2 × 2 की और 3 × 3 की। मैट्रिक्स की तरह कोई ऑर्डर नहीं आएगा जैसे 2 × 3 1 × 4 का, ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 4.1। पहला सवाल आपके पास k का मान ज्ञात कीजिए, k 2 4 -3 ये आपके पास दे रखी है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मतलब किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब देखो k की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसका ऑर्डर है 2 × 2 का, तो सीधा मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, क्या बनेगा -3 के ये फॉर्मूले का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 4 × 2 = 0, ये क्या बन गया -3 के -8 = 0। इस 8 को उधर भेजूं किसका बन जाएगा प्लस का, 3 के बराबर 8 तो k बराबर क्या बन गया 8/3, ये माइनस के साथ माइनस, इसकी k की वैल्यू क्या हो गई 8/3। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है x y 2 4 बराबर 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। अब देखो इनका दोनों का क्या मान है पूछ के रेशियो पूछ लिया, वही बात है मान नहीं पूछा, किस में पूछा है अनुपात में। चलो क्या है इसका ऑर्डर 2 × 2 का, तो देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 4x माइनस क्या बनेगा ये y है, ध्यान रखना, ठीक है 2y बराबर 0, तो 4x बराबर 2y। अब देखो मेरे पास क्या पूछा है x अनुपात y, इसका मतलब x/y, तो इधर 2 पड़ा है, इसको इधर भेजो क्या बन जाएगा 4, जब किसी से कैंसिल हो रहा है किसे 2 से, तो क्या बन जाएगा 1/2, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा 1/2। ये था दूसरा। अब देखो तीसरे के अंदर क्या है, आपके पास 2 दे रखी है सारणी और दोनों के अंदर x y दे रखा है और x और y की मान वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या दे रखा है, पहले एक दे रखी है 2 3 yx बराबर 4 एंड दूसरी दे रखी है x y
4 2 बराबर 7 और आपके पास पूछा है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक है, इन दोनों की सहायता से निकालना है। ये किस ऑर्डर की है? 2 इंटू 2 की, ये भी 2 इंटू 2 की। इसको सॉल्व करते हैं, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 2x, इसको कराओ क्या बन जाएगा -3y, बराबर में क्या दे रखा है 4। इसका मतलब एक समीकरण बन गई। इसको भी सॉल्व करो, क्या बन जाएगा ये 2x, ये क्या बन जाएगा -4y बराबर 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सरल करना है। अब देखो 2x 2x, इसका मतलब कर देगा दोनों को, तो क्या लिखो 2x - 3y बराबर 4, 2x - 4y बराबर 7। माइनस कर लूँ, माइनस प्लस माइनस, आप विलोपन विधि से कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर सकते हो। ठीक है, जो 9th के अंदर आपने पढ़ी थी, 9th और 8th के अंदर, अब बताने के लायक नहीं। ठीक है, अब देखो दोनों कट गए। देखो 3 माइनस का प्लस का 4y, तो पीछे बचा y, प्लस का 4 माइनस का 7, तो पीछे किसका बना माइनस का 3। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यू मैं समीकरण ए के अंदर पुट कर रहा हूँ वापस। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से क्या है समीकरण 2x - 3y बराबर 4, y की वैल्यू क्या है -3, 2x - 3 इंटू -3 बराबर 4। रखो क्या बनेगा 2x माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 4, उसको उधर भेजो तो 2x बराबर किसका बचेगा माइनस का 5, तो 2x बराबर -5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। ये किसकी वैल्यू हो गई? वो x की। ये किसकी हो गई? y की। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास सवाल नंबर था 10। ठीक है, चलो गाइस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद।